नमस्कार। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही शपथ ले सकते हैं, क्योंकि एनडीए को 293 सीटें मिली है, सिर्फ बीजेपी को 240 सीटें मिली है। और इस एनडीए में सबसे महत्वपूर्ण घटक दल के रूप में जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू और नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, दोनों है। और दोनों की कई शर्तें लगातार इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रालय को लेकर और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही है। इस बीच जदयू के महासचिव केसी त्यागी का एक बयान आया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सेना में जो अग्निवीर की बहाली हो रही है उस पर विचार करना चाहिए, उसे बंद कर देना चाहिए। इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ सूरज हैं। सूरज, पहले बयान बताइए कि क्या बयान है, क्या जदयू इसी शर्त पर कह रहा है कि हम समर्थन देंगे कि आप सेना में अग्निवीर के तौर पर जो सैनिकों की बहाली होती है उसे बंद कर देना चाहिए? देखिए, इसे अभी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गठबंधन में समर्थन या समर्थन पत्र पर साइन करने के एवज में ये कहा है कि आपको ये करना पड़ेगा तभी हम समर्थन देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार जब गठन हो जाता है तो हमें रक्षा मंत्रालय को, सेना को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है अग्निवीर योजना पर। इसका उन्होंने तर्क ये दिया कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, खासतौर पर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है, झारखंड हो गया, तो ये इन प्रदेशों के, राजस्थान हो गया, हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हुआ है जहाँ से सेना में बहुत बच्चे जाते हैं। तो उसमें कहा कि अग्निवीर योजना जिस तरह से लाई गई और उसके जिस तरह के प्रावधान हैं और एक बड़ी आबादी युवाओं की जो सेना भर्ती की तैयारी करती है, कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना से नाराज थी और उसका असर जो है ये नतीजों में दिखा है। तो इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है ताकि आगामी हम जब विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे या 5 साल के टर्म के बाद जब हम और जाएंगे तो कम से कम सेना, जहां पर एक भावनात्मक मुद्दा भी है, एक बड़ी आबादी जहां नौकरी की तलाश में जाती है, उनको जो है ऐसा ना लगे कि उनके साथ नुकसान या धोखा हुआ है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि अग्निपथ योजना जो है, जिसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाती है, इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए और गहराई से बैठकर चर्चा करनी चाहिए। भाजपा का कोई बयान आया? देखिए, भाजपा का निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बयान आया था और ये बयान जो है केसी त्यागी के बयान से 2-3 महीने पुराना है। मार्च 2024 में जब चुनाव प्रचार चल रहा था लगातार, तब केंद्रीय रक्षा मंत्री एक टीवी चैनल में आए थे और उनसे ये सवाल पूछा गया था अग्निवीर योजना को लेकर कि कहीं इसको लेकर नाराज़गी नहीं है या सेना के संगठन को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुनर्विचार कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें बदलाव भी करेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हम सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवा चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि युवा उत्साही होते हैं, जब तक वो युवा होते हैं उनमें उत्साह होता है, ऊर्जा होती है। दूसरी बात कि वो तकनीक प्रेमी भी होते हैं, उनको जब भी नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है तो तेज़ी से सीखते हैं, बनिस्पत की जो पुराने लोग हैं वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते या उनकी रुचि नहीं होती उतने सीखने में। तो उन्होंने तर्क दिया। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम पुनर्विचार करेंगे उस पर और ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें बदलाव जरूर करेंगे। ये रक्षा मंत्री, तात्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान था मार्च 2024 का। हम लोग भी चुनाव में घूम रहे थे तो ये सचमुच में युवाओं के बीच मसला था कि अग्निवीर के तौर पर हम लोगों को बहाल करके 4 साल बाद फिर बेरोजगार कर दिया जाता है। क्या सोचकर सरकार जो है ये स्कीम लाई थी, योजना लाई थी? देखिए, सरकार का तर्क ये था, पहला तर्क तो उन्होंने यही दिया कि सेना में हम चाहते हैं कि ऊर्जा बनी रहे, उत्साह बना रहे और जो संगठन है वो मजबूत हो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा चाहिए क्योंकि उनमें ऊर्जा है, वो उत्साही होते हैं और जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं। दूसरा तर्क ये था कि उन्होंने कहा कि सेना का जो बजट है, रक्षा बजट है, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है पेंशन, ग्रेजुइटी और हेल्थ बीमा जैसी चीज़ों में चला जाता है और उसकी वजह से हम जो रक्षा उपकरण हैं सेना को जो मजबूत करने के लिए चाहिए, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, गोलियां हो, टैंक्स हों, मिसाइल्स हों या सेना के जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर कठिन है पहुंचना, वहां पर हवाई पट्टी का निर्माण हो, एयरपोर्ट बनाना हो, इसके अलावा जो सड़क निर्माण हो। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा
सीमा है, लद्दाख के आसपास और उधर क्या बोलते हैं ईस्टर्न रीजन में भी पूरा और वेस्ट रीजन में भी पूरा अब सड़कों का जाल बिछा है। तो सरकार का ये तर्क था कि उन खर्चों की जो कटौती होगी उससे हम जो रक्षा उपकरण है और सेना को मजबूत करने में वो पैसे खर्च कर पाएंगे, जिसका ज़्यादा हिस्सा पेंशन में खर्च हो रहा है, ग्रेचुइटी में खर्च हो रहा है, पीएफ देना होता है, तो हम उसको इस तरह से करेंगे और नए नए जो युवा आते रहेंगे तो इससे सेना में नयापन बना रहेगा, युवापन बना रहेगा सेना में। तो ये दो तर्क थे, बड़े तर्क उनके। ये भी खबर आई कि कुछ और सजेस्ट किया गया था कि इस हिसाब से होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे एमएम नरवणे, तो उन्होंने एक किताब लिखी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताब लिखी, उसमें 4 स्टार्स ऑफ एक किताब लिखी उन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की। वो किताब पब्लिश नहीं हो पाई है क्योंकि उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि वो सेना के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा, क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसे शॉर्ट टर्म ड्यूटी के रूप में उन्होंने प्रस्ताव दिया था प्रधानमंत्री को, एक टर्म टूर के तौर पर। तो उन्होंने कहा कि ये इसको एक्चुअली जो बड़ी बात इसमें कहा जाता है कि टूर ऑफ ड्यूटी योजना इसको कहा जाता है। तो उन्होंने प्रस्ताव दिया था। इसमें होता क्या है कि उन्होंने कहा कि सेना में ये पहले से भी प्रचलित है और जो अधिकारी रैंक का होता है वो कहते थे कि हम एसएससी अधिकारियों के जरिए हम अधिकारियों को लाते थे शॉर्ट टर्म ड्यूटी के लिए, उनको एक टूर के लिए, एक मिशन के लिए, और फिर जब वो मिशन खत्म हो जाता था, वो टूर खत्म हो जाता था तो उन्हें रिलीज कर दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, सेना में जो सिपाही कांस्टेबल स्तर के जो हैं एक बड़ी आबादी में युवाओं को हम ला सकते हैं और उनको एक टूर के तहत एक, जैसे हम इंटर्नशिप होता है किसी भी कॉरपोरेट चैनल में, हमारे मीडिया चैनल में इंटर्नशिप की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई आता है, वो काम सीखता है, काम करता है और फिर वो रहने या फिर जाने का विकल्प चुनता है कि वो कहीं और ज्वाइन करना चाहता है या यहीं रहकर काम करना चाहता है। आप जानते हैं कि अगर 10 इंटर्न्स आए तो 5 रह जाते हैं, 5 चले जाते हैं। तो उसमें कहा कि उन्हें हम चुनने का विकल्प देंगे कि वो रहेंगे या चले जाएंगे, और ये केवल थल सेना के लिए था। लेकिन सरकार ने इसको लिया और फिर बृहद स्तर पर सोचने लगी। पूरा रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार के सारे जो कैबिनेट है, वो लोग जो मतलब थिंक टैंक जो सरकार का होता है, वो सोचने लगा कि क्या इसे लॉन्ग टर्म में लागू किया जा सकता है हमेशा के लिए। फिर इसे क्या किया गया कि इसे लागू कर दिया गया तीनों सेनाओं के लिए। और एमएम नरवणे उस किताब में ये भी लिखते हैं कि जब इसे लागू किया गया, तीनों सेनाएं जो है हैरान थी, खासतौर पर वायुसेना और जल सेना। तो एमएम नरवणे ने ये भी लिखते हैं कि इसमें सैलरी के मिशन पे भी बहुत, सैलरी की जो व्यवस्था थी उसको लेकर भी बहुत जीच हुई सरकार और सेना के बीच, क्योंकि सरकार ने पहले 20,000 रुपये की तनख्वाह निर्धारित की थी, लेकिन सेना ने कहा कि जो जवान अपनी जान की कीमत पर सेवा देने आ रहे हैं उनको दिहाड़ी मजदूरी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। तब इस सैलरी को बढ़ाकर 30,000 किया गया और उसमें कहा गया चूँकि अग्निवीर की सेवा जो है 4 साल की होती है, तो कहा गया कि पहले साल उनको 30,000 की सैलरी मिलेगी, दूसरे साल में वो 33,000 हो जाएगा, तीसरे साल में वो 36,500 होगा और चौथे साल में जब वो रिटायरमेंट वाले कार्यकाल में होंगे तब सैलरी जो है 40,000 होगी। वो 40,000 की सैलरी पर रिटायर होंगे। पेंशन मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगी। तो जो विरोध है, मैं वही आखिरी में बता देता हूं कि जो योजना है ये जून 2022 में लाई गई थी और आप जानते हैं कि इसका व्यापक विरोध हुआ था, हिंसात्मक विरोध हुआ था। इसकी वजह है कि इसमें एक तो पहली बात है कि अग्निवीर की जो कार्यकाल है वो महज 4 सालों का होगा। इसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो 4 साल बाद जितने जवान भर्ती हुए, 4 साल बाद उनमें से 75% को रिलीज कर दिया जाएगा। केवल 25% ही रह जाएंगे जो रहना चाहते हैं या जो मेडिकल फिट होंगे उनको चुना जाएगा, बाकी को उसमें से हटा दिया जाएगा। इसके बाद इसमें कहा गया कि उनको पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनको एक्स सर्विसमैन के तहत जो हेल्थ बीमा मिलता है, हेल्थ की सुविधा मिलती है, वो नहीं मिलेगा। इसके बाद कई आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन कई बार ये आरोप लगता है कि उसमें शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों पर उसका विरोध था। और अब देखिए कि अब जो विपक्षी दल हैं, क्योंकि इनका रुख पहले से भी वही रहा था और अब चूंकि गठबंधन में बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि सारी बातें वो जो चाहे वैसा मनवा ले, तो सहयोगी दल जो है, जो उनका अपना तरीका है चीज़ों को चलाने का, वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये केसी त्यागी जो जेडीयू के महासचिव हैं वो तो अभी बयान दिए हैं। ये बयान हालांकि एक तरह से शर्त ही हो गया, मीडिया के जरिए बयान उन्होंने रखा। क्या अब मान लिया जाए जो दर्शक हैं जो हर दिन सुबह शाम मेहनत करते हैं, सेना में जाने की तैयारी करते हैं, अग्निवीर आने के बाद कुछ लोग निराश भी हुए,
वो मान लें कि अब जो अगली सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी फिर से, तो ये योजना बंद हो जाएगी, सभी की नौकरी जो है अब पहले जैसी होगी? देखिए, योजना बंद हो जाएगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इसमें व्यापक बदलाव जरूर होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी जिस तरह के कहा कि जरूरत के मुताबिक हम बदलाव करेंगे, सर्विस बढ़ाया जाए। क्योंकि एमएम नरवणे ने ये भी बात लिखी कि उन्होंने जब ये प्रस्ताव दिया था जो 75 और 25% का है, तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि 25% रिलीज किए जाएं और 75% जो हैं वो स्थायी तौर पर रह जाएं, और जो 25% रिलीज किए जाएंगे उनको दूसरी सेवाओं में प्राथमिकता दी जाए। अगर कोई अर्धसैनिक बल में हिस्सा लेना चाहता है, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में हिस्सा लेना चाहता है, वहाँ पर भर्ती होना चाहता है, तो उनको प्राथमिकता दी जाए अग्निवीरों को, तो 75% को रखा जाए। इसका मतलब कि वो स्थायी जॉब की, वो जो रिटायरमेंट की सेना में उम्र है, वास्तविक उम्र जो पहले से चली आ रही है, उस व्यवस्था में। तो निश्चित तौर पर अब गठबंधन की सरकार है, 240 सीटें ही भारतीय जनता की पार्टी के पास है, तो वो हर फैसला जो है अपने मुताबिक ले नहीं सकती, उनको हर फैसले के लिए एनडीए और टीडीपी की तरफ देखना होगा, जेडीयू और टीडीपी की तरफ देखना होगा। और निश्चित तौर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करती है जेडीयू, और आने वाले समय में 1-1.5 साल में चुनाव भी होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और झारखंड में चुनाव होने हैं, और इन स्टेट से बड़ी संख्या में सेना भर्ती के लिए जाते हैं। और जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, इससे कम से कम ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और वैसे लोगों को, युवाओं को खास करके राहत मिल सकती है जो ये 4 साल की नौकरी करने के बाद उनमें नाराज़गी थी और वो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो, और चुनाव में घूमने के दौरान कई युवा मिले भी और इस बात को लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी। अब जो भी इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आएगा हम ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ज्वाइन बटन दबाकर क्लिक करते हैं और हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in